मूवी की शुरुआत में हम जेंग नाम के लड़के को देखते हैं जिसे जॉइंटिस की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा रहा था। वो नींद में बड़बड़ा रहा होता है कि मुझे जॉब करनी है, मुझे जॉब की ज़रूरत है। ये सब दायून नाम की नर्स सुन लेती है और वो उसके करीब आते हैं और उससे कहती है कि तुम्हें फिर रेस्ट की ज़रूरत है, तुम रेस्ट कर लो। और वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। थोड़े समय बाद में जेंग के मम्मी पापा भी उससे मिलने के लिए आते हैं, पर इन्फेक्टेड होने के डर से वो उसके करीब नहीं जाते हैं। दूसरे पेशेंट भी उससे बुरा बर्ताव कर रहे थे। तभी दायून वहां पर आती है और उन सबसे कहती है ये बीमारी तुम जैसे गधों को नहीं होती है। दायून जेंग से बातें करती है और उसकी ग्लूकोज पर किस भी करती है ताकि उसे अच्छा फील हो। अब तो जेंग को हॉस्पिटल भी पसंद आने लगा था दायून की वजह से। रात को जब जेंग को अच्छा फील नहीं हो रहा होता है तो वो टहलने के लिए बाहर जाता है, जहाँ पर स्टेज पर उसे दायून मिलती है जो कि स्मोकिंग कर रही थी। दायून उसे देखकर घबरा जाती है। दायून उसे कहती है कि नाइट शिफ्ट चल रही होती है तो उसे नींद आती है, इसलिए वो स्मोकिंग कर लेती है। उन दोनों की कुछ देर बातें होती है और जेंग की नज़र दायून की रिंग पर जाती है और वो उसे देखकर नाराज हो जाता है। जेंग उसे पूछने वाला होता है लेकिन दायून उसे पहले ही बता देती है कि उसकी ग्रेजुएशन रिंग है। ये सुनकर तो जेंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे कंफर्म हो जाता है कि दायून अब सिंगल है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर सीनियर नर्स आ जाती है जिसे देखकर दायून अपनी सिगरेट जेंग की तरफ करके उसे डांटने लगती है और उसे कहती है कि इस बीमारी में सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। जेंग तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो सोचता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बोलता। अगले दिन दायून से माफी मांगने के लिए आती है लेकिन जेंग उसकी इस हरकत पर नाराज नहीं हुआ था। फिर वो जेंग का खाना खाने लगती है और बातों ही बातों में उसका पूरा खाना खा जाती है। और जब उसे एहसास होता है तो वो उससे माफी मांगने लगती है और वो उसे अपनी तरह से खाना खिलाने का वादा करती है। अब धीरे धीरे दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती होने लगी थी। दायून को खुश करने के लिए एक रात जेंग उसी जगह पर खड़े होकर स्मोक कर रहा होता है। जब दायून उसे देखती है तो वो उसे खुश होने की जगह उससे गुस्सा हो जाती है और उसे डांट कर वहां से भगा देती है। अब धीरे धीरे ये सिलसिला चलता जा रहा था और दायून को खुश करने के लिए जेंग बहुत सी चीजें करने लगा था और अब तो नाइट शिफ्ट में वो जेंग के बेड पर भी आकर सोने लगी थी थोड़े थोड़े समय के लिए। अब एक सुबह सीनियर नर्स उसका चेकअप करने के लिए आती है तो वो उसे बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है और अब उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जेंग झूठ मूठ का खास कर बीमार होने का नाटक करता है, जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि वो रेगुलर चेकअप के लिए आ सकता है लेकिन अब उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा क्योंकि वो उसे हॉस्पिटल में अब नहीं रख सकते। जेंग डिसाइड करता है कि वो आज के आज ही दायून को प्रपोज कर और जेंग बुके वगैरह तैयार कर नर्स को बुलाता है तो दायून की जगह सीनियर नर्स आती है। अब आखिरकार वो दिन आ गया था जब जेंग को डिस्चार्ज होना था। जेंग बार बार किसी न किसी बहाने से हॉस्पिटल आता जाता रहता था पर उसे दायून नहीं मिलती थी। वो हॉस्पिटल में भी दायून के बारे में बहुत पूछता लेकिन कोई भी उसे दायून के बारे में नहीं बताता। लेकिन जेंग किसी तरह कंप्यूटर से दायून का 7 नंबर ही नोट कर लेता है। अब जेंग घर आकर 7 नंबर के बाद के बहुत बड़ी लिस्ट बनाता है और वो एक एक करके सब नंबर पे कॉल करने लगता है। वो बहुत ज्यादा ट्राई करता है। 7 नंबर के बाद इतनी बड़ी लिस्ट बना ली थी उसने कि उसका पूरा घर नंबरों से भर चुका था और आखिरकार सारे नंबर ट्राई करने के बाद दायून को कॉल लग जाता है और वो फोन पर दायून को प्रपोज करता है, जिसके बाद दायून कहती है कि वो घर पे अकेली है और जेंग को अपने घर पर बुलाती है। जेंग तो ये सुनकर बहुत ज्यादा पागल सा हो जाता है और वो अपने पापा की कार लेकर दायून के घर पर तेजी से पहुंच जाता है और घर पर आकर वो दायून के पास आकर बैठ जाता है। जेंग नोटिस करता है कि दायून का मूड कुछ ठीक नहीं है और वो नर्वस होने लगता है, इसलिए वो वहां से जाने लगता है पर दायून उसे रोकती है और उसे अपने पास सोने के लिए कहती है और फिर दायून उसे गले लगाकर सो जाती है। जब दायून की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि जेंग ने उसके घर का बल्ब बदल दिया है, साथ ही उसने उसके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाया था और वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो खुशी से रोने लगती है और उसे किस करने लगती है और अब वो धीरे धीरे मिलने लगे थे। साथ ही वो उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाने लगा था और उसके घर के साफ सफाई कर उसको खुश करने की बहुत ज्यादा कोशिश करता था। एक दिन वो देखता है कि दायून ने अपनी ग्रेजुएशन रिंग नहीं पहनी है। जब वो उससे पूछता है तो दायून उसे बताती है कि वो उससे कहीं खो गई है। जेंग उससे कहता है कि जब मेरी जॉब लग जाएगी तो तुम अपनी जॉब छोड़ देना। अब दायून एक दिन जेंग से बोलती है कि उसके पास जोजो ट्रिप के 2 टिकट है और वो उसे अपने साथ चलने के लिए बोलती है। फिर वो दोनों मिलकर ट्रिप की शॉपिंग के लिए जाते हैं।
दायुन दोनों के लिए मैचिंग टी शर्ट लेना चाहती थी, लेकिन जेंग को वो टी शर्ट फिट नहीं आती है, जिसकी वजह से जेंग बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। अगले दिन जब जेंग एयरपोर्ट पर जाता है तो दायुन उसे अपने जैसे उसके साइज के मैचिंग शूज देती है। इसे देखकर जेंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि वो अगले क्रिसमस आने तक अपना वजन कम कर लेगा, फिर हम दोनों एक ही टी शर्ट पहना करेंगे। वो शूज पहनकर दायुन को दौड़कर दिखा रहा होता है और यहीं से हम सीन शिफ्ट होकर देखते हैं कि जेंग अब बहुत ज्यादा फिट और पतला हो चुका है। साथ ही अब दायुन के घर में ही जेंग रहने लगा था। साथ ही जेंग दायुन के लिए नाश्ता भी बनाया करता था और घर के कचरे को कूड़े में भी फेंक कर आया करता था। जब जेंग अपने ऑफिस में जाता है तो उसके पापा उसे बताते हैं कि उन्होंने उसका ट्रांसफर किसी और कंपनी में कर दिया है, जिसे सुनकर जेंग बहुत ज्यादा दुखी होता है क्योंकि वो कंपनी उस एरिया से बहुत ज्यादा दूर होती है। दायुन की जब शिफ्ट खत्म होती है तो वो उसके दोस्तों के साथ बाहर आती है और उसकी नजर जेंग पर पड़ती है जो कि उसका वेट कर रहा था एक कार में। दायुन उसके पास जाती है तो जेंग उसे बताता है कि उसने नई कार ले ली है। साथ ही वो उसे रिंग भी गिफ्ट करता है और उसे बताता है कि उसका ट्रांसफर मल्टीनेशनल कंपनी में हो गया है और वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे मिलने के लिए थोड़े थोड़े दिन में आता रहूंगा। अगले दिन जब जेंग अपने ऑफिस के लिए कार में जा रहा होता है तो वो कुछ लोगों को देखता है जो कि खुद की कार में ही तैयार हो रहे थे। जेंग सोचता है कि ये लोग कैसे हैं, ये जल्दी उठकर तैयार भी नहीं हो सकते और वो खुद के लिए खुश हो रहा होता है क्योंकि वो ऐसा नहीं है। जेंग अपने ऑफिस में आता है तो उसके बॉस उसे अपने क्लाइंट से मिलवाते हैं। साथ ही युंग नाम की लड़की भी उसी दिन ज्वाइन हुई थी और जेंग और युंग एक ही प्रोजेक्ट पर काम करने वाले थे, लेकिन युंग बहुत ज्यादा अजीब बिहेव कर रही थी जेंग से। जेंग सबको इम्प्रेस करने के लिए सबके लिए कॉफी लाता है और युंग उसकी मदद करने के बहाने से उसके हाथों से कॉफी लेकर सब में बांटने लगती है, जैसे कि वो कॉफी उसने खुद के पैसों से खरीदी हो। खैर इसका बदला तो जेंग उससे लेने वाला था। जेंग जब रात को घर पर आता है तो बहुत थका हुआ होता है और दायुन उससे कहती है कि उन्हें जेजू जाने के लिए अभी से ही टिकट बुक करा लेनी चाहिए। अगले दिन एम्प्लॉय अपना ब्रिज का डिजाइन क्लाइंट को प्रेजेंट कर रहे होते हैं और उन्हें बोयोंग का डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद आता है, लेकिन जेंग कहते हैं कि ब्रिज का डिजाइन बेस नहीं झेल पाएगा और क्लाइंट उसे रिडिजाइन करने के लिए कहते हैं और साथ ही क्लाइंट जेंग को कहते हैं कि वो पर्सनली इस काम को देखे। जेंग अब बोयोंग के डिजाइन में कमी निकालने लगा था, इससे बोयोंग को बहुत ज्यादा इरिटेटिंग फील होता था। साथ ही उसका वर्कलोड भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था और जेंग भी उसे वैसे ही परेशान कर रहा था जैसे वो उसे परेशान कर रही थी। बोयोंग को डेडलाइन से पहले डिजाइन प्रेजेंट करना था, इसलिए वो रात को ऑफिस में रुकने का ट्राई करती है। जब घर पर आता है तो थकने की वजह से वो दायुन की गोद में ही सो जाता है। अगले दिन जब वो ऑफिस जाता है तो दायुन से कॉल कर कहती है कि उसे रोज रोज ड्राइव कर आने की जरूरत नहीं है और वो उसे कहती है कि हम वीकेंड्स में मिल सकते हैं। जेंग जब ऑफिस में जाता है तो बोयोंग को देखता है जो कि पूरी रात ऑफिस में थी और पूरी रात काम करने की वजह से उसकी हालत भी खराब हो गई थी। बोयोंग पूरी दिन खाती और काम करती। जेंग की उसकी हरकतें देखकर बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही थी और उससे बोलता है कि या तो तुम खा लो या फिर काम कर लो, ये कोई तरीका नहीं होता है काम करने का, और वो उसे सुनाने लगता है। ये सब सुनकर तो बोयोंग को रोना आ जाता है और वो कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, जिसके बाद जेंग उसके ब्रिज के डिजाइन को उल्टा कर देता है और अगले दिन बोयोंग का डिजाइन सिलेक्ट भी हो जाता है और सब लोग उनके काम की तारीफ करते हैं। बोयोंग भी अब जेंग से बातें करने लगी थी और वो जेंग को डिनर के लिए ले जाती है। वो दोनों खाना खा रहे होते हैं तभी जेंग को दायुन का कॉल आता है और वो उससे पूछती है कि वो उससे मिलने के लिए कब आ रहा है। वो कहती है कि उसे बहुत ज्यादा जरूरी बात करनी है। जेंग कहता है कि वो आज रात घर पर नहीं आ। जेंग कहता है कि उसे बहुत ज्यादा काम है और वो अभी अपने बॉस के साथ है और वो इतना कहकर कॉल काट देता है। अब एक दिन जब जेंग दायुन के घर पर जाता है तो वो उसे कचरा कूड़े में डालकर आने को कहती है। जेंग कहता है कि वो भी तो उसे कूड़े में डालकर आ सकता। दायुन कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा परेशान है और वो थक गई है और थोड़े टाइम से उसके पीरियड्स भी नहीं आ रहे हैं। जेंग उससे कहता है कि उसने डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया। दायुन बताती है कि 8 घंटे की शिफ्ट के बाद उसे थकान हो जाती है और उसे टाइम नहीं मिलता। जेंग बहुत ज्यादा थका हुआ होता है और वो कचरा कूड़े में डाल कर आता है। एक दिन जब जेंग ऑफिस में होता है तो दायुन उसे कॉल करके बताती है कि उसने अपना चेकअप करवाया और वो 1 महीने से प्रेग्नेंट है। अगले दिन जेंग छुट्टी लेकर दायुन से मिलने के लिए आता है, उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए उसका अबॉर्शन करवाने। हाँ, दायुन की नजर जेंग पर पड़ती है और वो देखती है कि जेंग जो है नर्वस हो रहा है। दायुन उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए उसके पास जाती है और उसे कहते हैं कि वो बाहर जाकर उसका इंतजार करे और जेंग बाहर आकर उसका इंतजार करने लगती। दायुन जब अपना ऑपरेशन करवा कर आती है तो जेंग उसे गले से लगाता है। जब वो घर पर आते हैं तो दायुन अच्छा फील नहीं कर रही होती है तो जेंग वहीं उसके साथ रुकने का सोचता है और तभी उसे कंपनी से कॉल आता है और वो उसे ऑफिस बुला रहे होते हैं। जेंग उन्हें मना कर देता है पर दायुन उसे कहती है कि वो अब ठीक है और अगर वो जाना चाहता है तो जा सकता है। पहले तो जेंग ऐसे शो करता है कि वो नहीं जाना चाहता, पर दायुन के बार बार कहने पर वो ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाता है।
दायुन को भी समझ आ जाता है कि वो नाटक कर रहा है और ना ही अब वो उसे टाइम देता है और ना ही उसकी परवाह करता है। लेकिन जेंग अब हर रोज दायुन से मिलने के लिए उसके घर आने लगा था। हर रोज इतनी लंबी ड्राइविंग करने की वजह से वो घर आकर सो जाता और सुबह ऑफिस चला जाता, जिसकी वजह से वो दायुन को टाइम भी नहीं दे पा रहा था। और ऑफिस में वो स्लीपी फील करने की वजह से ना तो काम पर फोकस कर पाता था और वो बोयोंग को भी इग्नोर करने लगा था। और अब तो वो भी ऑफिस के लिए कार में ही तैयार होकर आने लगा था। जब जेंग ऑफिस का काम कर रहा होता है तो बोयोंग उसके पास आती है और वो उससे कहती है कि आज वो उसे घर जाने नहीं देगी और उसे अपने साथ बाहर घूमने के लिए ले जाती है। और वो बोयोंग के साथ बहुत ज्यादा इंजॉय करता है। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे थे। एक दिन जब जेंग दायुन के साथ शॉपिंग करने के लिए आता है तो गलती से बोयोंग का नाम ले देता है। दायुन उसे पूछने लगते है कि ये बोयोंग कौन है। जेंग कहते है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, वो सिर्फ मेरे ऑफिस में काम करती है। दायुन कहते कि मैं क्या तुम्हें पागल लगती हूँ। जेंग कहता है कि अगर ऐसा होता तो मैं तुमसे रोज मिलने के लिए आता ही क्यों। दायुन कहती कि तुम मेरे इतने बुलाने के बाद आते और उसमें भी तुम मुझे थोड़ा भी समय नहीं देते। और उनकी बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाती है और जेंग दायुन को घर पर छोड़कर वहां से निकल जाता है। अगले दिन जेंग जब ऑफिस में सेट बैठा होता है तो बोयोंग उसके पास आती है तो जेंग उसे किस कर देता है और अब वो दोनों इंटीमेट भी होने लगे थे और एक साथ समय भी बिताने लगे थे। जेंग ने दायुन से मिलना भी बंद कर दिया था और वो बोयोंग के साथ रहने लगा था। एक दिन दायुन उसे मैसेज करके पूछती है कि क्या उसे जेजू टिकट्स को कैंसिल कर देना चाहिए। तो जेंग उसे कहता है कि तुम किसी और के साथ चली जाओ। रात को कंपनी के बॉस अपने एम्प्लॉयज के काम कंप्लीट होने की खुशी में एक पार्टी रखते हैं जहाँ पर जेजू से रिलेटेड वो एक गाना गा रहे होते हैं। बोयोंग जेंग को बताती है कि वो थोड़े टाइम बाद आगे की स्टडी के लिए अब्रॉड चली जाएगी। बोयोंग वहाँ से जाती है। जेजू से रिलेटेड गाना सुन के जेंग को दायुन की याद आने लगती है। जब वो फोन खोलकर देखता है तो उसे पता लगता है कि दायुन जो है जेजू जाने वाली है। जेंग को लगता है कि दायुन उसका एयरपोर्ट पे इंतजार कर रही होगी और वो अपने ऑफिस में दायुन की रिंग लेने के लिए जाता है और रिंग लेकर वो एयरपोर्ट के लिए कैब में निकलता है। एयरपोर्ट पर जब उसे दायुन मिलती है तो उसकी तरफ भागता है और भागते भागते वो एक लड़के से टकरा जाता है और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि मोटा वाला जेंग होता है। अब यहाँ पर बहुत बड़ा ट्विस्ट है तो ध्यान से सुनना। दायुन उनके पास जाती है और मोटे वाले जेंग को उठाती है। ये दोनों जेंग एक नहीं थे बल्कि अलग अलग थे। पतला वाला जेंग दायुन से 1 साल 7 महीने पहले मिला था हॉस्पिटल में, जब उसका पैर टूट गया था और हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था और वो वहीं से ही रिलेशनशिप में आ गए थे और साथ रहने लगे थे। लेकिन जब जेंग दूसरी कंपनी में काम करने लगा था और दायुन को बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहा था तब उसे हॉस्पिटल में मोटा वाला जेंग मिला था। और वो जब बोयोंग के साथ रहने लगा था तो दायुन बहुत ज्यादा अकेली हो गई थी और तभी मोटा वाला जेंग उसके घर पर उससे मिलने के लिए आया था, जो कि हमें पहले भी दिखाया गया है। और इसीलिए दायुन ने जब जेजू की जो टिकट्स करवाई थी तो वो पतले वाले जेंग के लिए करवाई थी। लेकिन जब उसने मना कर दिया था तो उसने मोटे वाले जेंग का जेंग नाम होने की वजह से उसके साथ चलने का ही फैसला कर लिया था। दायुन पतले वाले जेंग को पूरी तरह से इग्नोर करके मोटे वाले जेंग के साथ जाने लगती है। पतला वाला जेंग वापस से बोयोंग के पास जाता है और उसे ना जाने को कहता है और उसे दायुन की रिंग पहनाकर उसे प्रपोज करने लगता है। लेकिन बोयोंग उसे साफ मना कर देती है और यही जो है मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइज आपको स्टोरी कैसी लगी, ये ट्विस्ट कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताना। आगे भी ऐसी वीडियो लाती रहूंगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।